नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि सबसे पहले शब्द योगी आदित्यनाथ जी के यही निकले थे जब वो शपथ ले रहे थे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसी के साथ 52 मंत्रियों के साथ जंबो मंत्रिमंडल और टीम योगी तैयार है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में हजारों लोगों की मौजूदगी में यह पूरा कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेता और 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और बारी बारी से तमाम मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ के बाद केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद अब देखिए किस तरह से बारी बारी से तमाम लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली और जो तमाम नाम निकलकर सामने आए हैं। जंबो मंत्रिमंडल योगी 2.0 सरकार में 52 मंत्री शामिल हैं, जिनमें से 2 डिप्टी सीएम, 16 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और 20 राज्य मंत्री शामिल हैं। मंत्रिपरिषद में कुछ नए चेहरों में पूर्व नौकरशाह, जिनमें अरविंद कुमार शर्मा जी का नाम शामिल है, कानपुर के पूर्व पुलिस आयुक्त असीम अरुण जी का नाम शामिल है और भाजपा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का नाम शामिल है। ऐसे तमाम नाम हैं जिनको लेकर हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े दावे इस चीज को लेकर भी किए जा रहे थे कि साहब जंबो मंत्रिमंडल तो है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय जातीय संतुलन दिखेगा। महिलाओं के नाम 6 से 7 बताए जा रहे थे कि मंत्री बनेंगी महिलाएं, और इसमें अपर्णा यादव जी का भी नाम शामिल किया जा रहा था और काफी कुछ तो जो पहले से कयास लगाए जा रहे थे, बात वही है। लेकिन दिनेश शर्मा जी का जाना, ये भी लोगों को खटक रहा था, सवाल इस पर भी पूछे जा रहे थे। और दानिश आजाद अंसारी साहब का आना, ये भी सवाल बनी रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मोहसिन रजा साहब गए और दानिश जी को लाया गया। और ये भी कि जनता का जनाधार पार्टी कहती है कि हम जनता के जनाधार के साथ हैं, फिर जो हारे उन्हें क्यों सरमौर बनाया। चलिए मेहमानों से आपकी मुलाकात जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आपका परिचय करा देती हूँ। शान खान जी प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के, शान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ शान खान जी आपका। हमारे साथ कंचन जी बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी से, कंचन द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हैदर अली साहब सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हैदर साहब आपका भी स्वागत। और अब्दुल वहीद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। आज अब्दुल वहीद साहब, मैं आपके पहले मैं कंचन जी से शुरुआत कर लेती हूँ कि कंचन जी का आज शेड्यूल थोड़ा बिजी है, समझ सकती हूँ, आज बीजेपी का दिन भी है। कंचन जी सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जंबो मंत्रिमंडल, लेकिन सवाल कई जो मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में भी किए कि दानिश साहब का आना, मोहसिन रजा साहब का जाना, केशव प्रसाद मौर्य जी का हार जाना, उसके बाद भी उप मुख्यमंत्री बन जाना, जंबो कैबिनेट कहा जा रहा है, सबका साथ सबका विकास। जी पारो तो बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद भी बधाई के लिए। बाकी मेरे सभी पैनलिस्ट साथी सभी को नमस्कार। बाकी बात ये है ना कि जिस प्रकार से आप बोल रहे हो कि केशव जी को वो या फिर मैं कहूँ पद क्यों दिया गया, पारुल जी बात ये होती है ना कि जब व्यक्ति अपने लिए ना सोच करके अपने अपनों के लिए, जिस पार्टी में वो रह रहा है उसके लिए और जनता के हित के लिए सोचता है, तब वो जाकर के अच्छा कुशल नेतृत्व का नेता होता है, उसे ही हम नेता कहते हैं। इसलिए वो भले ही एक बहुत अलग प्रकार का वहां पर एक कॉम्बिनेशन था, वहां पर एक अलग प्रकार की विधि विधान थी, जो कि मैं कह सकती हूँ कि बहुत प्रकार से समीकरण बना, और वहां पे कैसे का वो थोड़ा अब डिटेल की बात है, मैं वहां नहीं जाऊंगी। और बहुत ही कम वहां पे मार्जिन देखा जाए तो चीजों में आया है, और उन चीजों पर हम थोड़ा सा ध्यान ना देते हुए मैं इस बात पर जरूर फोकस करवाऊंगी आपको भी और हमारी पूरे देखने वाले लोगों को भी, कि वो अपने लिए ना लड़ करके जो जो संगठन में। कंचन जी के यहाँ से नेटवर्क क्लैशेस हो रहे हैं। चलिए कंचन जी मैं लौटती हूँ आपके पास। कंचन जी ने समझाने की कोशिश की अब्दुल साहब, लेकिन बात वही कि केशव प्रसाद मौर्य आखिर सरातू से हारे तो, और उन्हें उप मुख्यमंत्री पद, जाहिर सी बात है जातिगत समीकरण, जैसे कि हमने शुरुआत में कहा, वो करने की बैठाने की जातिगत समीकरण किस तरह से होंगे वो कोशिश हुई है। लेकिन दिनेश शर्मा साहब का जाना और 5 महिलाओं को मौका देना, दानिश आजाद अंसारी साहब का इस मंत्रिमंडल में होना, और उसके अलावा मोहसिन रजा साहब का जाना, और भी कई पॉइंट्स हैं, लेकिन पहले इस पर मैं चाहूंगी आपकी टिप्पणी। देखिए, जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, पिछली बार जो सरकार बनी थी तो कहीं ना कहीं पिछड़े बड़ी दृष्टि से देख रहे थे सरकार में कि इनको अहम जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन इनको डिप्टी मुख्यमंत्री से ही इनको संतुष्टि करना पड़ा था। इस बार चूंकि वो अपने क्षेत्र में चुनाव हार गए थे,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच विचार करके पिछड़ों में गलत मैसेज ना जाए, पिछली बार की जो उनकी मेहनत थी इस बार काम आई है, मुझे ऐसा लगता है। और उनको मंत्रिमंडल में उसी सम्मान से उप मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ली। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्रियों ने, उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है, इस समय यहाँ के लोक भवन में तुरंत कैबिनेट की मीटिंग भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से वादे किए थे, हमें लगता है कि उसको पूरा करने के लिए जो उन्होंने संकल्प पत्र में वादे किए थे, तो इस समय लोक भवन में मीटिंग चल रही है। हमें लग रहा है कैबिनेट में काफी चीजें तय भी होंगी, अभी उसका निर्णय बाद में आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के जातीय संतुलन बनाते हुए और सभी उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों से जो विधायक और मंत्री जो बनाए हैं, उन्होंने विधायकों को मंत्री बनाए हैं, तो बहुत सोच समझ के बनाए हैं। और हमें लगता है कि 2024 की एक उन्होंने शतरंज बिछाई है कि 2024 में सभी जातियों का उन्हें समर्थन मिले और बड़े पैमाने पर उन्हें सफलता जैसे इस बार उन्हें हासिल करी है, 2024 का नजरिए को मानते हुए ही उन्होंने तमाम मंत्रियों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया है, जो मुझे लगता है। 2024 को देखते हुए ये पूरा आयोजन हम चर्चा लगातार इस बारे में भी कर रहे थे अब्दुल साहब कि जाहिर सी बात है 2024 को देखते हुए तमाम समीकरणों को साधना और यहीं से हो गई है अब शुरुआत 2024 की भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन इधर अखिलेश यादव जी का भी ट्वीट आता है जिसमें वो बताते हैं कि साहब आप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, आपकी सरकार बन गई, लेकिन आप शपथ तो उसी जगह पर ले रहे हैं जो सपा का बनाया हुआ स्टेडियम है। इस ट्वीट को वो भी ऐसे समय पर जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, तमाम जगहों से बधाइयां मिल रही हैं, ये बताना और उसके बाद ये भी कहना कि शपथ जनता से किए वादे पूरे करने की भी होती है, जनता की सेवा करने की भी होती है, तो भी ठीक होता है। ये तंज आपको ठीक लगता है ऐसे समय पर? देखिए, अब तक जो देखने में आया है, कोई ना कोई सरकार के रहते कभी कोई स्टेडियम बना है, कोई पार्क बना है, तो उन्होंने तो अपने नजरिए से उन्होंने ट्वीट किया है। तो इससे पहले भी मान लिया अखिलेश यादव ने राजभवन में शपथ ली, तो राजभवन भी किसी ने बनाया होगा। तो कुल मिला के ये ठीक है, उन्होंने अपने पार्टी के नजरिए से कहा है, लेकिन इससे ये नहीं होता है कि हमारी सरकार में जो बना है उसका दूसरी सरकार को उपयोग नहीं कर सकती है। तो जो भी सरकार होगी वो उसका उपयोग करेगी। आज योगी जी मान लिया कोई 5 सालों में जो भी बड़ा मैदान या कुछ बनाएंगे उसका अगली सरकार उपयोग करेगी, तो उससे मैसेज नहीं जाना है। अब उनकी बातों को जनता ने, हमें लगता है कि उतनी तवज्जो नहीं दी, उनके घोषणा पत्र को नहीं दी। हाँ ठीक है, उनको भी कम से कम काफी लोगों ने पसंद किया और बड़े पैमाने पे उनकी भी सीटें बढ़ी। और 3 करोड़ 80 लाख लोगों ने अगर बीजेपी को पसंद किया तो 3 करोड़ लोगों ने समाजवादी पार्टी को भी पसंद किया, उनको भी वोट किया। अब ये अपने को बेहतर विकल्प के रूप में नहीं ला पाए, तो उसमें जनता ही सर्वोपरि है। ठीक है, कंचन जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में आगे भी बढ़ो। जी पारुल जी, तो मैं यही कहना चाहूंगी जो हमारी सरकार है वो हमेशा से ही इन चीजों का ख्याल करती रही है कि हम गरीबों के लिए कैसे योजनाएं बनाएं। बाकी ये जो आप योजनाओं को अगर षड्यंत्र या फिर कोई भी कहें तो वो अपनी अपनी विधा है, अपनी अपने वाक्य है, वाक्य शैली है, वो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बोलते हैं। बाकी मुझे लगता है कि हम चाहेंगे कि क्योंकि हमारी पार्टी का नारा ये है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास हो, तो हम चाहेंगे कि सभी लोग मिलकर के कार्य करें। अब मिलकर के काम करें तो इसको आप कह दें कि षड्यंत्र, तो ठीक नहीं है। बाकी सबका अपना विचार, मैं उस पर ज्यादा कोई विरोध नहीं करूंगी। नहीं, ये भी कहा जा रहा था ना कि क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए इसलिए आपसे पूछा गया सवाल क्योंकि सिरातू से वो हार गए और आप लोग जनता से जो जनाधार मिलता है उसका बड़ा सम्मान करते हैं, तो ये सम्मान धामी जी के साथ भी यही हुआ और यहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ भी यही हुआ। अभी एक नया ट्रेंड सेट हो गया है कि जैसे जहां सेट होना है वैसे सेट, हारना जीतना कोई मायने नहीं रखता। नहीं पारुल जी, ऐसा नहीं है। जनता के लिए अगर उन्होंने सोचा नहीं होता तो इतने सारे काम, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी कि उन्होंने जनता के लिए संगठन में काम किया, क्योंकि संगठन जनता के लिए बनी हुई है। और जो संगठन के लिए काम कर रहा है या फिर किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, मतलब ये जनता की तरफ से गिफ्ट नहीं है, ये बीजेपी की तरफ से गिफ्ट है उनके लिए, ऐसा कहें?
नहीं नहीं, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी कि भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है और जनता के लिए कार्य करती है, और जो संगठन के लिए कार्य कर रहा है, समर्पित है, इसका मतलब है कि वो भारत माँ के लिए समर्पित है, वो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित है। तो बिल्कुल बात है। बाकी आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि केशव जी किस प्रकार से, मैं फिर से वही समीकरण में जाऊंगी तो बहुत समय चला जाएगा कि कितने वोटों से उनका बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो इन चीजों को एक समावेश वहां पर बना और वो समावेश थोड़ा सा बिगड़ा। मैं कह सकती हूँ कि अगर वहां पर कुछ ठीक लोगों है, ने ये और अच्छा है वोट कि आप जाकर मान रहे दिया हैं कि होता कुछ तो आपके नेता अच्छी बहुत बात कम है। मार्जिन से हारे हैं, बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। ये अच्छी बात है कि हम स्वीकार तो करें कम से कम। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। हमें हमें अपनी चीजें यकीन और विश्वास होता है कि हम उनको ठीक से स्वीकार कर सके। महिलाओं को लेकर जो जगह रखी गई है उससे जाहिर सी बात है सपा को सैटिस्फिकेशन हुआ होगा, क्योंकि बार बार महिलाओं को लेकर आप लोग भी बात कर रहे थे, महिला सुरक्षा को लेकर बात कर रहे थे। अब कैबिनेट में महिलाओं का नंबर 5 है, तो जाहिर सी बात है आप प्रतिनिधित्व बड़ा है, महिलाओं के लिए और रास्ते खुलेंगे। हाँ हैदर जी अली साहब, बिल्कुल पारुल जी, बिल्कुल। मैं आ रही हूँ हाँ, कंचन ये जी, ये सवाल मुझसे मैं हैदर प्रश्न साहब है। से ले लूँ, क्या कहना है उनका इस पर। ओके। हैदर साहब, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही। सर्वप्रथम तो मैं जनता के जनादेश को स्वीकार करते हुए ये कहता हूं कि सत्ता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला, उनको मुबारक। संघर्ष का जनादेश हमें मिला, हम संघर्ष करके जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया एक बात कह रही थी कि कम वोटों से हारे इसलिए उन्हें सम्मान दिया गया। तो मैं कहना चाहता हूं बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिन्हें 65 और 58 वोटों से हराया गया, उनको वो कितना सम्मान देंगे इस बात का भी कृपया करके खुलासा करेंगे तो थोड़ा अरे सा अच्छा पूरा लगेगा। सम्मान लेंगे, तो उनको आपके लोगों को भी हम सम्मान देंगे, हम विपक्ष को भी सम्मान दे रहे हैं। जी बारी बारी जी से, वो बारी बारी सम्मान से, वो प्लीज। सम्मान अभी आपने एटा में एक पूर्व एमएलसी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ट्वीट कर दिया। यदि ऐसा ही है तो वो सम्मान हमें नहीं चाहिए हैं। हम ये चाहेंगे, आपसे हम ये अपेक्षा करेंगे कि आपको जो जनादेश मिला है उसमें जो जनता की अपेक्षाएं वो हैं, सम्मान जो ऐसा होता है पास कि सब हाथ, दोनों हाथ पसार कर ले लेते हैं, वो सम्मान ऐसा होता है जो किशन प्रसाद मौर्य जी को मिला है ना। तो 65 से कम हो, 70 से कम हो, सम्मान दोनों हाथ पसार के ले नहीं, जाएंगे। अच्छी वो बात है, सम्मान आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप विपक्षी पार्टी हैं। मुझे ये नहीं, वो बताइए, किसी- संघर्ष की किसी- बात आप कर रहे थे, अखिलेश जी किसी का जो MLC ट्वीट है, को- संघर्ष यही होने वाला है क्या 5 साल? जी संघर्ष की बात आप कर रहे थे हैदर साहब, तो ये संघर्ष जी। ट्विटर पर ही होने वाला है, क्योंकि शुरुआत तो आज से आप लोगों ने ट्विटर पर ही कर दी। देखिए, ट्विटर पे हमने पहले भी संघर्ष नहीं किया था, सड़कों पर किया था, और उसी के परिणाम स्वरूप जनता ने हमें इतना इस तरीके से इतनी बड़ी सीटें दी। हम 47 से 125 पर आ गए, और निश्चित रूप से कहीं कुछ हमसे कमियां रह गई। मैं बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति हूं। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे कहता हूं कि जो संगठन की जिलों में कमजोरी थी, उस कमजोरी के कारण हम लोगों की कुछ सीटें कम रह गई, जिसका बीजेपी ने फायदा उठाया। अन्यथा जनता कितनी दुखी थी बीजेपी से, ये बात आप भी जानती हैं और जनता भी जानती है। हम लोग जनता तक अपनी मैं बातें कुछ नहीं जानती सर, आप लोगों की, आप सियासी दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, और ये आप जो कह रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा वोट परसेंट आपका भी कम नहीं हुआ, बहुत ज्यादा वोट परसेंट उनका भी कम नहीं हुआ, बराबर पे हैं आप, तो ये जो हालत हुई है सपा और कांग्रेस की, बीजेपी माफ कीजिए बसपा और कांग्रेस की, उसकी वजह से आप लोगों के वोट परसेंट जो है थोड़े थोड़े इंक्रीज हो गए हैं। तो अब जाहिर सी बात है उसे बचाकर चलना। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आप बिल्कुल सही पॉइंट उठा रही हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक होकर अपना वोट वहां ट्रांसफर किया, जिसकी वजह से हम आपके लोगों पास को भी आया है सर, अकेला बीजेपी के पास नहीं गया है, कांग्रेस नहीं, और बसपा का वोट आपके पास भी आया है, जो हमारे पास आया क्योंकि उसकी उनका वजह वोट से ही तो परसेंट, हमें टेक्निकल पॉइंट तो यही ना, वोट परसेंट उनका तो कम हुआ नहीं, तो इनका तो आपके जी। पास आया नहीं, आपके पास किसका है फिर? हमारे पास किसके साथ इंटरनल ट्यूनिंग किसके साथ किसकी हो गई, छोड़ी ना अभी वो बात। जनता का वोट हमारे पास आया, जिसको पिछले शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने झूठे जुमलों से ठगने का कार्य किया था, उसका वोट हमारे पास आया। और बहुत सारी जनता तैयार बैठी थी, हमारे जो कार्यकर्ता जो पदाधिकारी थे, उसमें मैं स्वयं को भी शामिल करता हूं, हम जनता की उस नब्ज तक नहीं पहुंच पाए किन्हीं कारणों से। उस वजह से हम लोगों को आज सत्ता विहीन होना पड़ा, और जो लोग सत्ता में हैं उनको बधाई, ठीक है, उनको हैदर अली उम्मीद साहब करते से हैं। आज मैं ये पूछूं कि इस कैबिनेट को देखकर आप पहली लाइन क्या कहना चाहेंगे, कहिए। पहली लाइन में सिर्फ मंत्रिमंडल को यही लेकर, कहना हाँ। चाहता हूं कि जिस प्रदेश की जनता पर महंगाई की और गरीबी की इतनी मार है, उस पर इतना बड़ा भार नहीं देना चाहिए था। इसको छोटे कैबिनेट के रूप में यदि योगी जी चयन करते तो ज्यादा उचित रहता।
ठीक है अब्दुल साहब, इस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे क्या? किसी सरकार ने कोई 10 मंत्री लाकर या 12 मंत्री लाकर छोटी कैबिनेट का गठन किया है, जिसको लेकर हैदर साहब बता रहे हैं? नहीं नहीं, पूर्व में देखिए मंत्री जितने विधायक चुने जाते हैं उस हिसाब से 60 मंत्री बनने चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 52 का जो मंत्रियों की अपनी एक फौज तैयार करी है, उसमें भी अभी 8 मंत्री बन सकते हैं। लिहाजा जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना मंत्रिमंडल घोषित किया है, उसमें अभी भी गुंजाइश है 8 मंत्रियों को बनाने की। ठीक है, इसको लेकर पहले भी एक सवाल उठा था, मैं उस पर बाद में आऊंगी। अब वापस मैं शान साहब के पास चली जाती हूँ, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। शान साहब, सवाल मेरा वही है कि इस मंत्रिमंडल को देखकर पहली लाइन कांग्रेस क्या कहना चाहेगी? फारुल जी, सर्वप्रथम तो मैं योगी जी को, उनके मंत्री परिषद को और भाजपा को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये खूबी है हमारे लोकतंत्र की, मैं इसको दिल से सलाम करती हूँ। खूबी है हमारे लोकतंत्र के अब्दुल साहब कि एक तरफ हम देख रहे हैं अखिलेश जी का ट्वीट आता है तंज कसते, और दूसरी तरफ शान साहब यहाँ बैठकर शुभकामनाएं दे रहे, बधाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कहिए सर, अब पूरी कर लीजिए। बधाई के साथ साथ मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, जनता को और भाजपा को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि जनता ने आपको सत्ता में बैठाया और हमें विपक्ष में बैठाया है। आपने जो जो वचन दिए, जो जो वादे घोषणा पत्र में किए हैं, वो हम आपसे पूरा करवाएंगे। सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष ही हमारे लिए एक मात्र मार्ग है। उसके बाद पारुल जी, मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। मोदी जी का एक भाषण मैंने सुना था, उन्होंने एक नारा दिया था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो आज की जो सरकार बनी, जो मंत्री परिषद का जो गठन हुआ, उसमें ये दिखाई नहीं पड़ रहा, इनकी करनी और कथनी में अंतर दिखाई पड़ता है। जैसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बताया कि 15% के हिसाब से अधिकतम 60 मंत्री बन सकते थे, 53 मंत्री हो गए हैं योगी जी समेत। तो 7 लॉलीपॉप इन्होंने बचा के रखा है, बीच बीच में कोई बच्चा नाराज हो जाएगा तो उसको देने के लिए इन्होंने 7 लॉलीपॉप बचा 52 है सर, योगी जी को मिलाकर 52 है। 52 है, चलो 8 लॉलीपॉप इन्होंने बचा कर रखा हुआ है, बीच में कोई नाराज हो जाएगा तो उसको दे देंगे ये। और उत्तर प्रदेश की बदहाली किसी से छुपी हुई नहीं है, बेरोजगारी का मामला हो, चाहे भुखमरी का हो, गरीबी का हो। क्या चाह रहे हैं, अकेले मुख्यमंत्री पूरा प्रदेश का काम देखते रहे? पारुल जी, मेरी बात पूरी हो जाए, वही बहुत काफी है। नहीं, मेरी बात पूरी हो जाए, उसके बाद पारुल जी आपके सारे प्रश्न मैं ले लूंगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि मोदी जी ने ये नारा दिया था, ये हमारा नारा या मेरा व्यक्तिगत नारा नहीं है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा ये मोदी जी ने दिया था। तो उससे दिखाई पड़ता है कि इनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। कम से कम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जो संविधान की जो मर्यादा है, और अधिक से अधिक 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो इन्होंने 52 बना दिए हैं और 8 रेवड़िया या लॉलीपॉप इनके पास बचे हुए हैं, बीच में कोई नाराज हो जाएगा तो उसको देंगे। जैसा हमने देखा कि 10 तारीख को जो परिणाम आया, उसके बाद 15 दिन इन्होंने तो माथापच्ची की, उसके बाद आज ये इन्होंने शपथ ली। तो कहीं ना कहीं अंदर अंदर जो इनकी कुत्ते बिल्ली की लड़ाई चल रही थी, जो अंदर अंदर खींचतान चल रहा था, ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें आप, मैं थोड़ा सा गुजारिश करूंगी। लेकिन शांति साहब, ये 8 उनके लिए भी तो छोड़े जा सकते हैं जो आपके घटक दल हैं या जो सपा के घटक दल हैं, जो आपको कहीं सपोर्ट कर रहे हो या सपा को कहीं सपोर्ट कर रहे हो, वो कहीं से छिटक कर आ जाए और कहे भाई हम तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार में होते तो हम अपनी क्षेत्रीय पार्टी चला लेते। कहीं ना कहीं उनको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो ये 8 उनके लिए भी तो हो सकते हैं। हाँ, वो रेवड़िया उन्हीं के लिए है। मैंने कहा ना आपको कि रेवड़िया बचा कर रखी गई है। कोई बात नहीं, जनता ने इनको जनादेश दिया, इन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया, मैंने बधाई भी दे दी। पर मेरी बात ये है कि हम आशा ये करते हैं कि इस नई सरकार में नया हाथरस नहीं देखने को मिलेगा, नया लखीमपुर खीरी नहीं देखने को मिलेगा, नया उन्नाव और नया उम्भा नहीं देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश जंगल राज से बाहर निकलेगा, भ्रष्टाचार से बाहर निकलेगा और प्रगति की राह पर चलेगा। परंतु ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। योगी सरकार के चुनाव जीतने के बाद जिस प्रकार से अपराधियों के मनोबल बढ़े हैं, और अमेठी में 4 हत्याएं, इलाहाबाद में 6 हत्याएं हो चुकी हैं, और आज हमने देखा किस प्रकार से आज बस्ती के हरैया में सुल्तानपुर के मैक्सिमम गवर्नेंस, ये नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। हालांकि अकेला यूपी के लिए नहीं है वो नारा। अब्दुल साहब, इस बात को आप कैसे देखते हैं? ये क्या गवर्नमेंट का पार्ट छोटा करके गवर्नेंस को बढ़ाया जा सकता है? ये सिर्फ एक स्लोगन्स की तरह ही है, जो हमने मंच पर भी खूब सारे स्लोगन्स अलग अलग तरह के देखे हैं। ये मंत्रिमंडल और यूपी की तमाम व्यवस्थाएं जिनको लेकर सरकार भी आई, उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी जी की कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर वो आए, कई नेगेटिव पॉइंट जिसे बीजेपी ने पॉजिटिव में बदला, जिसमें बुलडोजर भी शामिल था। अब्दुल साहब, देखिए, यूपी जो उत्तर प्रदेश है उसका क्षेत्र बड़ा है,
तो कहीं ना कहीं यदि जनता की सभी अपेक्षाओं को पूरा करना है तो हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। छोटा मंत्रिमंडल यदि बनता है तो छोटे से भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन कोशिश ये रहती है, जो इनकी कोशिश ये है कि 2024 को हम कैसे अपने लिए महत्वपूर्ण तरीके से इसी यूपी से हमें सीट निकाल के तभी प्रधानमंत्री बनता है। तो जहां तक बात है कि हमें जनता की जो अपेक्षाएं हैं, आज भी यूपी में चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, आज भी मुद्दा जस का तस बना हुआ है। ये नहीं कि सरकार बन गई तो मुद्दे खत्म हो गए हैं, मुद्दे आज भी वैसे हैं। लेकिन इन्होंने जो वादे किए हैं अपने संकल्प पत्र में, सरकार ये चाह रही, नई सरकार की जल्दी से जल्दी उन वादों को हम पूरा करके 2024 में मुझे फिर जनता के बीच में जाना है कि बिल्कुल, आप 2024 में क्षेत्रीय जातीय समीकरण से ही क्या सरकार बना लेगी भारतीय जनता पार्टी 2024 में। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी टिप्पणी लेकर वापस मैं 30 सेकंड के लिए आप लोगों के पास आऊंगी। केसी जैन साहब बहुत स्वागत और बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इस मंत्रिमंडल को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और उन सवालों को लेकर सबसे प्रमुख सवाल ये भी है, जातीय क्षेत्रीय समीकरण तो साध लिया, लेकिन 2024 की जो एक तस्वीर आपने मंच से दिखाई, उसी तस्वीर से क्या जीत लेंगे 2024, या जो जमीनी मुद्दे उन पर भी काम करेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए पारुल जी, ये तो विपक्ष की तरफ से उछाले गए सवाल है, और अगर हमने जनता के बीच में 5 साल तक काम नहीं किया होता तो जनता ने जो फुल मैंडेट दिया है, 275 सीटें हमको मिली हैं हमारे घटक दल को मिला करके, तो ऐसे में हमको इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिलता। सरकार बनाने के लिए 202 सीटें पर्याप्त थी, जबकि 275 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जनता ने दी हैं। तो ऐसे में ये कहना कि काम नहीं किया है जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, अरे जाति और धर्म के आधार पर आप देखिए, हम तो आपके साथ में पारुल जी लगातार डिबेट में रहे और हम कहते थे कई सारे चरणों में कई पार्टियों का खाता नहीं खुलेगा, तो यही लोग बुरा मान जाते थे। और कांग्रेस को देखिए 2 सीटें मिली, बीएसपी को 1 सीट मिली, और समाजवादी पार्टी जो कह रही थी 400 आप चुनाव जीत गए हैं, सीटों की बात मत कीजिए, वो कितनी वचन सीटें कौन से निभा रहे हैं वो बताइए। आप मत बताइए क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, आप चुप बैठिए, हमको ये मत बताइए, सलाह देने का आपका काम नहीं है। मैं प्रश्न पूछने का हमारा काम है, हम विपक्ष में हैं। बोलना है क्या नहीं बोलना है, आपका सफाया हो गया, आपका दर्द मैं समझ रहा हूँ। और ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपका जो अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है ना, अभी भी आप हार जीत में लगे हुए हैं। जनता के लिए क्या करना चाहते हैं बता नहीं पा रहे हो। केसी जैन साहब, ले डूबा जमीनी मुद्दे अहंकार जिनमें आपके सर पर बेरोजगारी, के बोल महंगाई, रहा है। पेट्रोल डीजल की, एक सेकंड शान साहब, जमीनी मुद्दे जिसमें बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, महंगाई, ये सब चीजें भी हैं, इस पर भी काम करना होगा। इसके लिए क्या सोल्यूशन है आपके पास, क्या प्लान है? देखिए पारुल जी, इस पे भी हम लोगों ने चर्चा की, समय आपकी डिबेट में कम बचा है, मैं एक चीज को पूरा विस्तार से बताता। लेकिन आप देखिए, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, वहां पे वैट कम किया गया। केंद्र सरकार ने जब 5 रुपए डीजल पे, 5 रुपए पेट्रोल पे कम किया, उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 रुपए डीजल पे, 12 रुपए पेट्रोल पे कम किया। तभी तो इस जनता तरीके बोल से रही है अगर कि आप तो साल भर सारी चुनाव प्रदेश कराइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर इस महंगाई से बचना और आपके पास फार्मूला चुनाव है तो वो भी कर दीजिए। हैदर जी जल्दी से बोलिए, 30 सेकंड सर, बिल्कुल समय इजाजत नहीं देता। हैदर जी, पारुल जी, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जनता को केंद्र में सरकार बनी, जो महंगाई की चोट दी है, गैस के सिलेंडर के रेट बढ़ाकर, पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाकर, जनता को पहले दिन से ही इन लोगों ने अपने झूठे जुमलों की असली चेहरा दिखाने का कार्य उत्तर किया। प्रदेश में जो मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, 2024 है, इन सब चीजों को लेकर अगर फतेह करनी है तो इन समस्याओं का निजात दिलाना होगा आपको। केसी जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उन्होंने, भव्य समारोह के बीच मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तमाम मंत्री और उनके साथ जिन्होंने शपथ ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही तमाम 12 राज्यों के, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। आम जनता, लाभार्थी, खचाखच पूरा का पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। 70,000 की आबादी वहां पर बैठी हुई थी, जो गवाह बनी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार की पारी की। लेकिन अब चुनौतियां कई, 2024 फतेह करना है तो तमाम उन मुद्दों पर भी काम करना होगा जिससे जनता का सीधा जुड़ाव है, जिससे जनता बुरी तरह परेशान है, जिसमें बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है और तमाम और भी मुद्दे, जिसको लेकर खुद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।